फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम अ, अधिकार से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से जो अधिकार की जो संवैधानिक भावना है वो उभर कर के आया समय के साथ। और जैसे कि भारतीय संविधान में भी आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें हैं, तो जो विश्व भर में लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिक को अधिकार प्रदान किया गया है वहाँ के संविधान के माध्यम से, तो कहीं न कहीं इसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है इसके विकास की। तो इनको हम आज इसी नोट्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आरंभिक रूप से देखेंगे कि अधिकार का घोषणा पत्र क्या था, और साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें जो वर्तमान समय में आई, वो किस प्रकार से विकास का एक लंबा चरण रहा है इसका। तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं, आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा। जॉन लॉक एक राजनीति वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकार की बात की कि जो व्यक्ति होते हैं उनके कुछ नेचुरल राइट होते हैं, जिसमें इन्होंने LLP से अगर आप याद रखेंगे तो लाइफ यानी कि व्यक्ति का जो जीवन का अधिकार है व्यक्ति के पास में, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, और साथ ही साथ लोगों के पास में प्रॉपर्टी का भी राइट होना चाहिए। इन्होंने ऐसा नेचुरल राइट के जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उसमें इन्होंने व्यक्ति के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार इन्होंने बताया। और बाद के वर्षों में जाकर के इसका एक लंबा चरण रहा विकास का, अधिकार का। फिर जाकर के लोगों को अधिकार मिलने आरंभ हुए संविधान के माध्यम से। तो अगर हम अधिकार के घोषणा पत्र को अगर हम देखें कि आखिरकार अधिकार का घोषणा पत्र क्या होता है, तो दोस्तों अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें नागरिक के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। इसलिए उसे सूचीबद्ध कर दिया जाता है और संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकार की ऐसी सूची को ही अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि संविधान के द्वारा अधिकार की एक सूची को डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जिस अधिकार को उसमें उसी अधिकार के तहत ऐसे भी प्रावधान होते हैं कि इस प्रकार की अधिकार की अवहेलना सरकार के द्वारा भी नहीं की जा सकती है। तो इसी को अधिकार का घोषणा पत्र नाम दिया जाता है। जैसे कि भारत में भी जो मौलिक अधिकार है, इसमें ऐसा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है या सरकार के द्वारा भी किया जाता है, तो व्यक्ति कोर्ट जा सकती है। और वैसे इस चीज़ की सीमा निर्धारित की गई है कि सरकार के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा। अब हम देखें तो अधिकार को सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किया जाता है, नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किया जाता है, इसको अगर सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो आखिर क्या होगा। दोस्तों, नागरिक के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति संगठन से खतरा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति बलशाली है और कोई अगर कमज़ोर है, हो सकता है कि बलशाली व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को पीटे, बेवजह पीटे। ऐसा हो सकता है कि समाज में कोई समुदाय, मजबूत समुदाय है, वो अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण करने लगे। अगर अधिकार नहीं रहेगा, अगर उसके अधिकार को संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा, तो समाज में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इससे क्या होगा, तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समाज में सभी समान रूप से विकास के रास्ते पे अग्रसर नहीं हो सकते हैं। सरकार के विभिन्न अंग अपने कार्य के संपादन में व्यक्ति के अधिकार का हनन कर सकता है। अगर अधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, अगर अधिकार के संरक्षण के लिए अगर संवैधानिक प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तो हो सकता है कि जो सरकार है वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना आरंभ कर दे। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो आप सोचिए कि व्यक्ति का वहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है। वहाँ के जो शासक हैं वो जो तय करते हैं वही वहाँ के लोगों को मानना पड़ता है। जै इसके बाद में अगर हम अधिकारों के अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें कि किस प्रकार से अधिकार एक लंबे समय में विकास के रास्ते पे आकर के एक लंबा चरण रहा, वर्तमान समय में जो लोगों के पास में आप जिस प्रकार के अधिकार देखते हैं, यहाँ तक पहुँचने में बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है आज हम इनकी चर्चा करते हैं। जैसे कि एक मैग्ना कार्टा का नाम आपने सुना होगा कई बार। तो दरअसल यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसे 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किया गया था, और इसे मानव अधिकार का ग्रेट
चार्टर के नाम दिया जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका था जहाँ पे मानव अधिकार को लेकर के कुछ सूचीबद्ध चीज़ें जो है डिक्लेयर की गई थी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो उस समय इंग्लैंड के राजा जो थे वो किंग जॉन हुआ करते थे और ये काफ़ी अत्याचारी व्यक्ति थे। उन्होंने वहाँ के लोगों पर भारी कर लगाया और मनमाने फैसले लिए। इससे लोग वहाँ पे अराजकता की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे नाराज होकर लोगों ने जो है अपने शासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ जो है सामंत जो थे खास करके वहाँ पे उन्होंने विद्रोह कर दिया और मजबूर होकर राजा को जो है मैग्ना कार्टा जो चार्टर था उसके ऊपर में हस्ताक्षर करना पड़ा। इसकी अगर हम मुख्य विशेषता को देखें तो राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसा तय किया गया कि जो कानून है उससे ऊपर राजा नहीं हो सकते हैं और न्याय के अधिकार की नींव जो है यहाँ से पड़ती है, यानी कि बिना उचित कारण के जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सजा नहीं दी जा सकती है राजा के द्वारा मनमाने तरीके से। कर लगाने पर भी नियंत्रण किया गया, राजा बिना सलाह के जो है कर नहीं लगा सकते हैं। और अगर इसकी महत्व को हम देखें तो यह दुनिया का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने राजा की शक्ति को सीमित किया और इससे नागरिक अधिकारों की अवधारणा की शुरुआत हुई। यहीं से नागरिक अधिकार का जो है नींव डलता है। ये आगे जाकर के जैसे हम देखेंगे कि बिल ऑफ राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स और भारतीय संविधान जैसे अन्य तमाम देश जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनके संविधान को प्रभावित करने का कार्य किया। अब अगर हम देखें मैग्ना कार्टा को तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बिल ऑफ राइट्स को जो 1689 से संबंधित है। यह भी इंग्लैंड से ही संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था जिसने इंग्लैंड में राजा की शक्ति को सीमित करके संसद और नागरिक अधिकार को मजबूत बनाया। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि को देखें, क्या पृष्ठभूमि थी, तो यह 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके बाद में बनाया गया, इसे लेकर के आया गया। और राजा उस समय में वहाँ पे जेम्स द्वितीय होते थे और काफ़ी निरंकुश व्यक्ति थे। निरंकुश नीतियों से जनता वहाँ पे असंतुष्ट थी, जनता परेशान हो चुकी थी और उन्हें हटा करके लोगों ने वहाँ पे विद्रोह करके जो है विलियम थर्ड को और मैरी द्वितीय को जो है सत्ता दी गई वहाँ पे और नए शासक को यह दस्तावेज जो है स्वीकार करना पड़ा सत्ता ग्रहण करने से पहले। अगर हम बिल ऑफ राइट्स की अगर मुख्य विशेषता को देखें तो जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो कि संसद की सर्वोच्चता को जो है यहाँ से आरंभ किया गया और संसद की सर्वोच्चता को तय किया गया, यानी कि राजा संसद के बिना कानून नहीं बना सकते हैं। कर और सेना पर नियंत्रण किया गया कि राजा बिना संसद की अनुमति के कर नहीं लगा सकते हैं और साथ ही साथ सेना का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। नागरिक अधिकार की बात की गई, यहाँ पे नागरिक को याचिका यानी कि पेटिशन देने का अधिकार दिया गया और स्वतंत्र चुनाव की बात कही गई। यहाँ पे क्रूर दंड पर रोक लगाया गया, जो अत्याचारी शासक जो लोगों को क्रूरता से दंड देते थे इस चीज़ के ऊपर में रोक लगाया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी संसद में बोलने की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया। और बाद के वर्षों में अभी आप देख सकते हैं कि जैसे भारत में भी लोगों के पास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब अगर हम बिल ऑफ राइट्स के अगर हम महत्व को देखें तो इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है यहाँ से और राजा की निरंकुशता यहाँ से खत्म हो जाती है। नागरिक के अधिकारों की स्पष्ट गारंटी मिलती है और आगे चलकर यूएस बिल ऑफ राइट्स को यह प्रभावित करता है। यूएस बिल ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधन हैं जिन्हें 1791 में जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य था सरकार की शक्ति को सीमित करना और नागरिक के अधिकार की रक्षा करना। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को 10 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और यहीं से प्रभावित होकर के भारत में भी मौलिक अधिकार जैसे प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था। अगर हम इसके महत्व को देखें तो यह दुनिया का सबसे प्रभावशाली अधिकार पत्र माना जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया इसमें, इंडिविजुअल लिबर्टी को। सरकार की शक्ति का प्रभावित करता था ये और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर इसका जो है प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में यहीं से प्रभावित होकर के मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें ली गई थी। यूएस बिल ऑफ राइट ने यह स्थापित किया कि सरकार नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है और यह आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकार की आधारशिला मानी जाती है यहाँ से। इसके बाद में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें तो ये
यूएनओ के द्वारा 1948 में अपनाया गया था और इसके तहत सभी मनुष्य के लिए समान अधिकारों की घोषणा की गई थी। और अगर हम देखें भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत दोस्तों ब्रिटिश का उपनिवेश रहा भारत, और भारत में भी लोगों के पास में जब औपनिवेशिक शासन के दौरान कोई मौलिक अधिकार नहीं थे लोगों के पास में, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये बार-बार जो है आंदोलन के माध्यम से उनसे डिमांड कर रहे थे औपनिवेशिक काल के दौरान भी। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो एक जो पहला आयोग था जो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति बना था, और इस समिति ने मौलिक अधिकार की सिफारिश की थी, और कांग्रेस पार्टी ने अपने कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था इसमें इसे मुख्य मांग के रूप में शामिल किया था। और बाद के वर्षों में जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, और 1950 में अपना देश में संविधान लागू होता है, तो संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया जाता है, और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।